मजीद ब्रीफिंग की और कॉफ़ी मंगवा कर इधर उधर की बातें करने लगे। उनसे कुछ ब्रीफिंग लेकर मैं अपने कमरे में आ गया। मैं फाइलों में घिरा काम में मसरूफ था कि फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से सुजाता बोल रही थी। उसका इसरार था कि मैं ऑफिस से निकलने के बाद उसके साथ संगीता में बैठकर चाय पीऊं। ऑफिस से फारिग होने के बाद मेरे पास कोई काम नहीं था। वैसे भी दोपहर के बाद चचा दुर्गा प्रसाद अपनी पत्नी के साथ जा चुके थे और मेरे बंगले पर सिवाय नौकरानी के और कोई नहीं था। लेकिन मैं सुजाता से दूर दूर रहने ही में बेहतरी समझता था, इसलिए कि अब मेरे पास एक ऐसा नाजुक और अहम तरीन मिशन था जिसका मरकज दिल्ली शहर ही था और मेरी जरा सी भूल सिर्फ मुझे फांसी के तख्ते पर न ले जाती बल्कि मेरे अहम तरीन कौमी मिशन को भी खाक में मिला सकती थी। मैंने थकन और नासाजी तबाह का बहाना बनाया। सुजाता ने तजवीज़ पेश की, अच्छा तो फिर मैं अपने ऑफिस से निकल कर तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगी। आज मौसम बहुत अच्छा है, हम तुम्हारे यहाँ बैठकर चाय पियेंगे। ओके डियर, बाय बाय। इससे पहले कि मैं कोई और बहाना बनाता सुजाता ने फ़ोन बंद कर दिया। मैं खामोशी से दोबारा फाइलों में जुट गया। 1.25 महीनों की फाइलों का ढेर इकट्ठा हो गया था। उन्हें निकालते निकालते मुझे 5 बज गए। सुजाता का फिर फ़ोन आ गया। अब वो मेरे घर से फ़ोन कर रही थी। बोली, डियर ये तुम अब तक ऑफिस में क्या कर रहे हो? मैंने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते हुए कहा, कई दिनों के बाद दफ्तर आया हूँ, फाइलों के ढेर में गुम हूँ। सुजाता ने कहा, और मैं यहाँ बैठी तुम्हारी राह देख रही हूँ। प्रीतम जी अब घर की तरफ चल पड़िए, मैं आपके बेडरूम से फ़ोन कर रही हूँ। मेरे बेडरूम में ऐसी कोई मुश्तबा शय नहीं थी। मेरे पास सिर्फ एक ही छोटा सा रेडियो वायरलेस सेट था जिसे मैंने अपने बंगले के अकबी बाग में एक दरख्त के चबूतरे में छुपा रखा था। चूंकि लंका के एजेंट की तरफ से मुझे मकबरा हुमायूं में मौजूद मजूब एजेंट से मिलने की हिदायत मिली थी, इसलिए पाकिस्तान में अपने बॉस से वायरलेस पर बात करने की जरूरत नहीं थी। मैंने आने के थोड़ी देर बाद ही दरख्त के नीचे जाकर चबूतरे की ईंट उठाकर रेडियो वायरलेस सेट को देखकर अपनी तसल्ली कर ली थी। मैंने सुजाता से कहा कि मैं आ रहा हूँ। फोन बंद किया, फाइलों के ढेर को एक तरफ किया। मोती नगर तक पहुंचते पहुंचते शाम का झटपटा रात के इब्तदाई अंधेरे में बदल गया। गाड़ी अपने बंगले के छोटे से गैराज के छप्पर के नीचे खड़ी करने के बाद मैं चाबी घुमाता अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा। सुजाता बेडरूम में मेरे बिस्तर पर नीम दराज एक फिल्मी रिसाला पढ़ रही थी। मुझे देखते ही उसने रिसाले को एक तरफ फेंका और बाहें फैलाकर मेरी तरफ बढ़ी। उसने भड़कीले रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसका नाजुक वजूद किसी महंगे परफ्यूम से महक रहा था। ये खुशबू मुझे भी पसंद थी, लेकिन मेरे सामने एक मकसद था, एक मिशन था। ये मिशन, ये मकसद मादी लज्जतों से मावरा और बुलंद तरीन था। मैंने जिंदगी की तमाम आसाइशों और तमाम लज्जतों को अपने ऊपर इसलिए हराम कर रखा था कि मेरे वतन पाक के रहने वाले और उनकी आने वाली नस्लें इन आसाइशों और लज्जतों से लुत्फानंदोज हो सकें। मैंने अपना हाल अपने वतन के मुस्तकबिल पर कुर्बान कर दिया था और मुझे इस पर फख्र था कि अल्लाह ताला ने मुझे इस अजीम मिशन के लिए मुंतखब किया है। सुजाता ने रात का खाना मेरे साथ ही खाया। फिर हम कुछ देर तक ड्राइंग रूम में बैठे बातें करते रहे। किसी वक्त वो आजुर्दा सी होकर कहती कि किशन, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम मुझसे ब्याह नहीं करोगे। मैं उसे तसल्ली देता, ये कैसे हो सकता है, बस अगले साल तरक्की होते ही मैं तुमसे शादी कर लूंगा। उसने अपना नाजुक सर मेरे शाने पर रख दिया। बोली, किशन अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो एक बात याद रखना, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, तुमसे भी गिला नहीं करूंगी, लेकिन तुम बहुत जल्द मुझे चिता की आग में जलता देखोगे। वो इसी किस्म की बातें करती रही जो मेरे लिए बेमानी और उसके लिए इंतहाई अहम थी। जब घड़ी ने 9 बजाए और हिंदी में खबरें शुरू हो गईं तो वो घर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। मैं खुद उसे उसके घर छोड़ाया। वापसी पर मैं उसे बिल्कुल भूल चुका था और सोच रहा था कि कल शाम मुझे मकबरा हुमायूं के अकबी दरवाजे की सीढ़ियों पर अपने मजूब एजेंट से मुलाकात करनी होगी। लाल किले के उस दीवान को मैंने कई बार देखा था, जहां गदर की कितनी ही बड़ी बड़ी हाथ की बनाई हुई तस्वीरें लगी थीं। गदर के ज़माने के कुछ नवातरात भी रखे थे। उस दीवान खास या दरबार हॉल को भारतीय हुकूमत ने जंग आज़ादी की तारीख के हवाले से अजायब घर में तब्दील कर दिया था। उसी अजायब घर के नीचे वो खुफिया तहखाना था जिसके अंदर एक लॉकर में चाणक्य प्लान का फार्मूला और भारतीय एटमी सेंटर के नक्शे की माइक्रोफिल्म महफूज थी। लेकिन ये फिल्म निकालना इतना आसान नहीं था। लाल किले में बाकायदा फौजी छावनी बनी हुई थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफराद चप्पे चप्पे पर मौजूद थे। अभी तक मुझे अपने मिशन की तकमील के सिलसिले में कोई वाज़ेह हिकमत अमली नजर नहीं आ रही थी। मुझे लाल किले के अजायब घर का भरपूर और तफसीली जायजा लेने के बाद ही किसी हिकमत अमली पर गौर करना था, लेकिन दिल्ली के माहौल और हालात से मैं अच्छी तरह वाकिफ था। मुझे इस अमर में शुबा था कि इस मिशन में पोशाली मेरी कोई मदद कर सकेगी। इसके बावजूद मैं उससे बेनियाज नहीं होना चाहता था। मुश्किल वक्त में वो जिस तरह मेरी मदद कर सकती थी, दूसरा कोई नहीं कर सकता था। अगले दिन जब मैं दफ्तर पहुंचा तो थाना मोती नगर का SHO पहले से मौजूद था। वो मेरे बॉस मिस्टर तिवाड़ी के कमरे में था। बॉस ने मुझे बुलवा कर उससे मिलवाया। SHO हिंदू था और उसका नाम लक्खी राम था।
उसने मुझसे मेरे अगवा की तफसील पूछी। मैंने सारा वाकया एक बार फिर पूरी याददाश्त के साथ सुना दिया। एसएचओ बोला, सर आपको थाने चलकर अपना बयान दर्ज करवाना होगा, ये ज़ाब्ते की कार्रवाई है। वैसे तो हम उसी रोज से तफ्तीश कर रहे हैं जिस दिन आपको डाकू अगवा करके ले गए थे। मेरे बॉस ने भी मुझे यही मशवरा दिया। मैं एसएचओ के साथ मोती नगर के थाने पहुंच गया। वहां तहरीरी तौर पर अपना बयान लिखवाया, उस पर दस्तखत किए और वापस आ गया। थाने में एक पुलिस इंस्पेक्टर सीआईडी भी मौजूद था। क्योंकि मैं भारतीय वजीर आजम के स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक जिम्मेदार ऑफिसर था, इसलिए पुलिस पूछगिछ करते हुए बड़ी मोहतात थी। इंस्पेक्टर सीआईडी ने सिर्फ मुझसे डाकुओं का हुलिया पूछा और जंगल का वो मकाम जहां से मैं भागा था। मैंने यूं ही हुलिया और जंगल की एक गुमनाम सी जगह बता दी। 4 बजे मैं दफ्तर से निकलकर अपने मकान की तरफ रवाना हो गया। आज शाम मैंने मकबरा हुमायूं में अपने एजेंट से मिलने का फैसला कर लिया था। मैं भारतीय पहनावे यानी खद्दर के कुर्ते पाजामे और गर्म नेहरू कट वॉस्कट पहनकर जाना चाहता था। मौसम ठंडा हो गया था, इसलिए मैंने पश्मीने की शॉल ओढ़ ली। शाम 5:30 बजे मैं मकबरा हुमायूं की तरफ रवाना हो गया। मैंने सीधे मकबरे की तरफ जाने की बजाय शहर के एक पुरहुजूम इलाके में एक डिपार्टमेंटल स्टोर का रुख किया। गाड़ी मैंने स्टोर के पार्किंग लॉट में खड़ी की और सोचे समझे मंसूबे के तहत अंदर घुस गया। जरा देर बाद उसके अकबी दरवाजे से बाहर आ गया। यहाँ से टैक्सी पकड़ी और उसे मकबरे के करीबी पार्क की तरफ चलने को कहा। यह पार्क नया नया तामीर हुआ था और अभी उसकी आराइश का काम हो रहा था। पार्क तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। पार्क के गेट से कुछ दूर मैंने टैक्सी छोड़ दी और दरख्तों में से गुजरता हुआ हुमायूं के मकबरे में दाखिल हो गया। जहां मकबरे की ड्योड़ी में गैस का बड़ा लैंप रोशन था। मकबरे के चबूतरे के चारों तरफ खंभों पर ट्यूबलाइट्स रोशन थी। कुछ लोग उस वक्त भी वहां सैर तफरी कर रहे थे। चंद एक गैर मुल्की जोड़े तस्वीरें उतारने में मशगूल थे। मैं भी चहलकदमी करता हुआ मकबरे की अकबी सीढ़ियों की तरफ निकल आया। मजजूब फकीर मुझे फौरन ही नजर आ गया। उसके पास एक औरत बैठी उसे अपने हाथ से लड्डू बेड़े खिला रही थी। मैंने करीब जाकर हाथ बांध कर नमस्कार किया। ये कहकर मैं बैठने ही वाला था कि मजजूब ने लाल लाल आंखों से मुझे घूरते हुए चीख कर गाली दी। बोला, भाग जा यहाँ से, मैं ही तो जमीन में गाड़ दूंगा। मैं जल्दी से सामने वाली झाड़ियों की तरफ चला गया। अब मुझे औरत के वहां से चले जाने का इंतजार था। ये उधेड़ उम्र की साड़ी पोश औरत हिंदू लग रही थी। मजजूब बड़े मजे से औरत के हाथ से लड्डू पेड़े खा रहा था। फिर उसने हाथ का इशारा किया। औरत ने मजजूब के सामने माथा टेका और प्रणाम करती हुई वहां से चली गई। मैं झाड़ियों से निकलकर मजजूब की तरफ बढ़ा और नमस्कार करते हुए बैठने लगा तो मजजूब ने एक बार फिर मुझे झिड़क कर वहां से जाने का हुक्म दिया। मैंने आहिस्ता से कहा, बाबा जी, ये मिठाई आपके लिए चाणक्य ने भेजी है। मजजूब ने एक लम्हे के लिए झिड़क कर मुझे घूर कर देखा और कड़क कर कहा, वो हरामी खुद क्यों नहीं आया? मैंने फौरन जवाब दिया, वो हरामी जहन्नुम में पहुंच चुका है। मजजूब ने सर झुका दिया और आहिस्ता से बोला, झाड़ियों में जहां तुम अभी गए थे वहां से चंद कदम पीछे इमली के बड़े दरख्त तले मेरा झोंपड़ा है, वहां जाकर मेरा इंतजार करो। मैंने वैसा ही किया। कुछ देर बाद मुझे अपना मजजूब एजेंट झुग्गी की तरफ आता दिखाई दिया। आते ही वो झुग्गी के अंदर चला गया। मैं अपनी जगह दम साधे बैठा झुग्गी की तरफ तकता रहा। कुछ तौक़ुफ़ के बाद वो झुग्गी से बाहर आया तो उसके हाथ में एक थैला था। मजजूब ने मेरे सामने बैठते हुए पूछा, तुम्हारे साथ जो लड़की थी उसका नाम क्या है? मैंने जवाब दिया, पोशाली। उसने खफगी से कहा कि तुम्हें कल शाम मेरे पास पहुंच जाना चाहिए था। बहरहाल आज से 3 दिन बाद पोशाली तुमसे वहीं मिलेगी जहां उससे मिलने के लिए तुम्हें कहा गया है। फिर उस मजजूब ने थैले में हाथ डालकर कपड़े में लिपटी हुई कोई शय निकाल कर मेरी तरफ फेंकी और कहा, इसमें तुम्हारे लिए 6 नए जहरीले सिगार हैं। तुम इनके इस्तेमाल से अच्छी तरह वाकिफ हो। हर सिगार में 7 अफराद को हलाक करने के लिए जहर मौजूद है। एक सिगार के इस्तेमाल के फौरन बाद अगर बुझा दोगे तो उसे दूसरी बार भी इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। जो तुम एक सिगार से 7 दुश्मनों को अपने रास्ते से हटा सकते हो। अब तुम फौरन यहाँ से चले जाओ और दोबारा हुमायूं के मकबरे की तरफ मत आना, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ नहीं मिलूंगा। मैंने रुमाल में लिपटे हुए जहरीले सिगारों को अपनी वॉस्कट की जेब में रखा और उठकर तेजी से मकबरे की अकबी दीवार की तरफ चल पड़ा। जहरीले सिगार हासिल करके मुझे बड़ी खुशी हुई थी। मेरे इर्द गिर्द दुश्मन अपना घेरा तंग करते जा रहे थे और इन सिगारों की शिद्दत से जरूरत महसूस हो रही थी। मुझ पर किसी जानिब से भी अचानक हमला हो सकता था। सबसे ज्यादा खतरा मुझे अपने अय्यार बॉस मिस्टर तिवाड़ी से था। उसे मुझ पर पाकिस्तानी जासूस होने का शक हो गया था और अब वो किसी मामूली से सबूत का इंतजार कर रहा था। मैं बराह रास्त बाहर निकलने की बजाय हुमायूं के मकबरे के अंदर चला गया।
चंद एक गैर मुल्की सयाह वहाँ पहले से खड़े तस्वीरें ले रहे थे। मकबरे के वसीओ अरीज दालान का एक चक्कर लगाने के बाद मैं चबूतरे की सीढ़ियां उतरकर पार्किंग लॉट में आ गया। रक्षा लेकर उस डिपार्टमेंटल स्टोर पहुंचा जिसके पार्किंग लॉट में मेरी अपनी गाड़ी खड़ी थी। स्टोर में दाखिल होकर मैंने एक जगह से टूथपेस्ट और साबुन की 2 टिक्कियां और चाय का एक पैकेट उठाया, काउंटर पर आया, उसकी अदायगी की और मरकजी दरवाजे से बाहर आकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। मैं ये जाहिर करना चाहता था कि स्टोर से कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीद कर आ रहा हूँ। मैं घर पर नौकर से भी यही कहकर गया था कि कुछ चीज़ें खरीदने जा रहा हूँ। बंगले में पहुंचकर मैंने सिगार गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर ही रख दिए, गाड़ी के दरवाजे लॉक किए और चाबी घुमाता हुआ चीज़ें हाथ में थामे बरामदे में आ गया। मेरा नेपाली चौकीदार गेट के पास ही खड़ा था। मैंने नौकरानी के बारे में पूछा। उसने बताया कि वो खाना तैयार करके चली गई है। मैंने सिगार डैशबोर्ड में इसलिए रहने दिए थे कि घर में पहले से कोई मेहमान न बैठा हूँ। मुझे हर वक्त उकाबी आंखों वाले अपने चीफ मिस्टर तिवाड़ी का ही खतरा लगा रहता था। वो किसी भी वक्त कोई बहाना बनाकर मेरे मकान पर आ सकता था। इसमें शुबे की कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो खुद मेरी सुराग रसानी कर रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि उसने मेरे अगवा के ड्रामे पर यकीन नहीं किया था। मैं भी उसकी तरफ से बेहद मोहतात था। इसी एहतियात की वजह से मैं सिगार अपने साथ ड्राइंग रूम में नहीं लाया था। जब मैंने देखा कि बंगले में कोई नहीं है तो मैंने लिफाफा मेज पर रखा और वापस बरामदे से होता हुआ गाड़ी के पास गया। दरवाजा खोलकर अंदर सीट पर छुपकर डैशबोर्ड में से सिगार निकालकर उन्हें अपनी वॉस्कट की जेब में रखा और सीधा बेडरूम में चला आया। दरवाजा बंद करके मैंने सिगारों का जायजा लिया। उनका रंग नस्वारी था, साइज आम सिगरेट से थोड़ा सा बड़ा था। हर सिगार में सरीउल असर जहर पोटेशियम साइनाइड महलूल की शक्ल में भरा हुआ था। सिगार सुलगाकर सिर्फ 3 कश लगने के बाद उसका रुख दुश्मन की तरफ करके सिगार को दरमियान से जरा सा दबाना पड़ता था। सिगार के अंदर से साइनाइड की नजर न आने वाली हल्की मगर तेज फुआर दुश्मन के जिस्म पर गिरती और वो आनन फानन यूं गिर कर मर जाता जैसे उस पर अचानक दिल का दौरा पड़ गया हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये किसी तौर भी साबित नहीं हो सकता था कि इस शख्स को किसी जहर की मदद से हलाक किया गया है। अच्छी तरह जायजा लेने के बाद सिगार मैंने सोफे की अंदरूनी खला में छुपा दिए, जहां से मैं उन्हें फौरी तौर पर हासिल भी कर सकता था और किसी को इस खुफिया जगह के बारे में शुबा भी नहीं हो सकता था। अगले रोज दफ्तर जाते हुए मैंने रास्ते से सिगारों का एक पैकेट खरीद दिया। मैं अपने दफ्तर वालों पर यह जाहिर करना चाहता था कि अब मैंने सिगार पीने शुरू कर दिए हैं। मैंने कस्तन ऐसे सिगार खरीदे जिनके साइज भी जहरीले सिगारों जितना था और उनके पीछे फिल्टर भी लगा हुआ था। दफ्तर में इजलास के वक्त इंटेलिजेंस चीफ मिस्टर तिवाड़ी के कमरे में सेक्रेटरी नंबर 2 वशराम, सुपरिटेंडेंट और दफ्तर के कुछ दूसरे जिम्मेदार अफसरान भी मौजूद थे। मैंने जेब से सिगारों का पैकेट निकाल कर मेज पर रखा तो तिवाड़ी ने ताज्जुब से मेरी तरफ देखा। बोला, क्या तुमने सिगार पीने शुरू कर दिए कैप्टन मेहता? मिस्टर तिवाड़ी भी सिगार पिया करता था। मैंने उसकी तरफ सिगार का पैकेट बढ़ाते हुए कहा, सर मैंने एक मजमून पढ़ा है जिसमें लिखा है कि सिगार अच्छा होता है और सिगरेट की निस्बत बहुत कम नुकसान करता है, आप भी शौक कीजिए। मिस्टर तिवाड़ी ने अपना मोटा सिगार लकड़ी के बक्स से निकालते हुए कहा, थैंक यू, मैं अपना ब्रांड ही पीऊंगा। सेक्रेटरी वशराम बोला, सिगार का वैसे एक फायदा जरूर है कि उसके साथ कागज का धुआं फेफड़ों में नहीं जाता। मिस्टर तिवाड़ी सिगार का कश लगाकर बोले, वशराम साहब, जहर जहर ही होता है, थोड़ा हो या ज्यादा, तंबाकू हर हालत में नुकसान पहुंचाता है, बस इसकी आदत सी पड़ गई है। फिर उसने फाइल खोलते हुए इजलास की बाकायदा कार्रवाई शुरू कर दी। ये मीटिंग हफ्ते में एक बार हमारे इंटेलिजेंस चीफ मिस्टर तिवाड़ी के कमरे में होती थी, जिसमें गुज़िश्ता हफ्ते की कारकर्दगी का जायजा लिया जाता और आइंदा के अहम मसाइल के बारे में ब्रीफिंग दी जाती। मैं सिगार के हल्के हल्के कश लगा रहा था। सिगार की मुझे आदत नहीं थी। कई बार मैं खांसा तो मिस्टर तिवाड़ी ने मेरी तरफ देख कर कहा, कैप्टन मेहता, इसे कम ही पिया करो। मैंने सिगार बुझाकर एस्ट्रे में रख दिया। इजलास के बाद मैं अपने कमरे में बैठा फाइलों से निमट रहा था कि सुजाता का टेलीफोन आ गया। जब से मैं डाकुओं के चुंगल से फरार होकर वापस आया था, सुजाता मुझे सुबह के वक्त दफ्तर फोन करके मेरी खैरियत जरूर दरियाफ्त कर लिया करती थी। बोरी डियर, आज शाम को तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैंने एक फाइल पर दस्तखत करके उसे बंद करते हुए कहा, आज शाम शायद मैं देर से घर पहुंचूं क्योंकि दफ्तर में एक जरूरी सरकारी इजलास है। आज शाम तो मुझे लाल किले के अजायब घर जाना था। मैं सुजाता को कैसे वक्त दे सकता था? सुजाता कुछ नाउम्मीद सी होकर बोली, कब तक वापस आ जाओगे? आज मेरा दिल चाह रहा है कि हम कोई फिल्म देखें। अमिताभ बच्चन की नई फिल्म कल ही रिलीज हुई है। मेरा बॉस उसकी बहुत तारीफ कर रहा था।
मैंने पूरा हिसाब लगाते हुए कहा, मीटिंग शायद रात 10 बजे तक जारी रहे। ऐसा करो कल का प्रोग्राम बना लो। सुजाता ने बादल नखास्ता ओके कहा और फोन बंद कर दिया। ये अच्छी बात हुई थी कि सुजाता मेरी शाम की मसरूफियात से आगाह हो गई थी, वरना मुमकिन था कि वो तीसरे पहर दफ्तर से निकलकर सीधी मेरे बंगले पर आ जाती, जबकि मैं लाल किले में जाने की तैयारी कर रहा होता। दफ्तर से मैं ठीक वक्त पर छुट्टी लेकर बंगले पर वापस आ गया। मुंह हाथ धोकर एक प्याली चाय की पी, खद्दर का जोड़ा पहना, कांधे पर शॉल रखी, माथे पर तिलक लगाया और गाड़ी में बैठकर लाल किले की तरफ रवाना हो गया। अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ था। लाल किले के बाहर सैरो सयाहत करने वालों की बड़ी रौनक थी। मैंने पार्किंग में गाड़ी खड़ी की और टिकट खरीद कर लाल किले की बुलंद मेहराबी ड्योढ़ी में से गुजर कर उस बाजार में आ गया जो किले के अंदर बना हुआ है। यहाँ दुकानों पर भी औरतों की काफी भीड़ थी और लोग मुख्तलिफ अशिया खरीद रहे थे।